चलिए, मैंने आप लोगों का इंड AS 33 करा रहे हैं, दैट इज अर्निंग पर शेयर के लिए। वहां पर हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया था। मैंने ये भी बोला था थियोरिटिकल पार्ट आप संवाद सर का नोट्स में को ऊपर डिपेंड करेंगे, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो पार्ट है वो आप लोग मेरा ये वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। वहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं दो वीडियो आपको सेंड करूंगा। एक है बेसिक ईपीएस के ऊपर और एक है डाइल्यूटेड ईपीएस के ऊपर। पहला वीडियो में मैंने 6 प्रॉब्लम कराया था, तो बाकी क्या रह जाता है, बेसिक ईपीएस का एक छोटा सा हिस्सा जो मैं यहाँ पर करूंगा, और मेजर पोर्शन यहाँ पर रहेगा डाइल्यूटेड ईपीएस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें क्या स्पेशल फीचर्स है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखते हैं, वो प्रॉब्लम पार्टली पेड शेयर के बारे में बात करता है। मतलब 80,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड है, और बाकी जो 30,000 शेयर्स है तो पार्टली पेड है। मतलब शेयर्स का डिनोमिनेशन अलग है। अगर शेयर्स का डिनोमिनेशन अलग होता है तो मैं कैसे उसको अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए इस्तेमाल करूं। बिकॉज नंबर ऑफ शेयर में जो निकालता हूं, एज्यूम करता हूं हर शेयर का डिनोमिनेशन सेम। मतलब 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7, जो ये प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम हम लोगों ने किए थे, वहां पर हम लोगों ने क्या किए थे, वहां पर बेसिकली हम लोगों ने फुल्ली पेड शेयर के ऊपर काम किए थे। जैसे ही पार्टली पेड शेयर आ जाता है तो मेरा दो कैटेगरी का शेयर हो चुका है, एक फुल्ली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर। मतलब मुझे अर्निंग पर शेयर जो निकालना है वो फुल्ली पेड के लिए अलग निकालना है, पार्टली पेड के लिए अलग निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, पार्टली पेड का तभी निकालेंगे अगर पार्टली पेड का डिविडेंड के ऊपर राइट होता है। बहुत सारे कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो क्या बोलते हैं जो पार्टली पेड शेयर है जब तक फुल्ली पेड नहीं होगा तब तक वो शेयर का डिविडेंड का हकदार नहीं होगा, अर्निंग का हकदार नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग फुल्ली पेड शेयर को ही कंसीडर करेंगे, पार्टली पेड शेयर को रहेगा भी तो इग्नोर करेंगे। लेकिन बहुत सारा कंपनी में ऐसा भी है जहां पर बोलते हैं नहीं, पार्टली पेड शेयर भी कंसीडर होगा टू द एक्सटेंट कैपिटल पेड। तो अगर 10% डिविडेंड डिक्लेयर होता है पर शेयर, तो जितना नॉमिनल वैल्यू का पेड अप हुआ है उसके ऊपर 10% होगा। 10 रुपया है तो 10 रुपया होगा, 6 रुपया है तो 60 पैसा होगा। तो एक कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करना चाहता है। तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पर जो इक्विटी शेयर है हैविंग डिफरेंशियल राइट नहीं है, उसका सेम राइट है। मतलब जो पार्टली पेड शेयर है उसको भी डिविडेंड मिलेगा, मतलब वो डिविडेंड में हकदार होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पार्टली पेड शेयर का प्रॉब्लम करेंगे। पार्टली पेड शेयर का बेसिक फंडा 2 स्टेप है। वहां पर हम लोग वेटेड एवरेज शेयर निकालते थे, उससे हम लोग क्या करते थे, अर्निंग से डिवाइड करके पर शेयर अर्निंग दैट इज ईपीएस निकालते थे। लेकिन यहाँ पर सिस्टम उल्टा होगा, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज कैपिटल निकालेंगे, शेयर्स नहीं। पहले किए थे वेटेड एवरेज शेयर्स, आप करेंगे वेटेड एवरेज, पहले किए थे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स, आप करेंगे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जैसे ही उसको अर्निंग से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, जैसे ही अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास सर आ जाएगा पर रुपी अर्निंग। तो उसके साथ पर रुपी अर्निंग है तो जितना कैपिटल उसका पेड अप है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। मतलब पर रुपी अर्निंग मेरा 2 रुपया है, तो जिसका 10 रुपया पेड अप है उसका अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 20 रुपया। कैसे, 10 रुपया प्रति 1 रुपया कैपिटल के लिए 2 रुपया अर्निंग, 10 रुपया कैपिटल के लिए 20 रुपया अर्निंग, 6 रुपया कैपिटल के लिए पार्टली पेड शेयर 12 रुपया अर्निंग, 4 रुपया पार्टली पेड के लिए 8 रुपया अर्निंग एंड सो ऑन। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर मुझे और एक कलम की जरूरत पड़ेगा, बिकॉज यहां पर मैं वेटेड एवरेज शेयर कैपिटल करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले इक्विटी शेयर्स करते थे, अब इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। शेयर कैपिटल वेट मतलब इंपॉर्टेंस, मतलब टाइम प्रोपोर्शन,
वेटेड। शेयर 1/4/2019 ओपनिंग शेयर्स कितना था? ओपनिंग शेयर नहीं लिखेंगे, ओपनिंग शेयर कैपिटल हाउ मच? 80,000 into ₹10, that is equal to 8 lakh। और टाइम प्रोपोर्शन फुल ईयर। क्या चेंज है? वहां पर हम लोग शेयर लेते थे, यहां पर शेयर कैपिटल लिए हम लोग, करेक्ट। उसके बाद 1/7/19 पब्लिक इशू कितना? 30,000 शेयर्स, लेकिन शेयर तो 30,000 है, कैपिटल होगा 30,000 into 6। पहले तो नहीं करते थे, बिकॉज पहले मान के चलते थे फुल्ली पेड हो जाता है, तो पहले भी 30,000 इंटू पहले हिसाब से हम लोग 30,000 10 सोचते। तो यहां पर तो पार्टली पेड है, देखो एक 10 एक 6 है, तो अलग अलग है। यहां पर टाइम प्रोपोर्शन क्या होगा? ये कैपिटल कितना दिन के लिए इन्वेस्ट रहा? 1/7, मतलब 9/12। मतलब ये शेयर कैपिटल का इंपॉर्टेंस 1 है, ये शेयर कैपिटल का इंपॉर्टेंस 9/12 है। तो वेटेड कितना हुआ? 8 लाख। वेटेड कितना हुआ? कैलकुलेटर्स, वाह। 30,000 into 6 into 9 divided by 12, 1,35,000, 9,35,000 total। ओके, ये था स्टेप 1। स्टेप 2 अर्निंग्स अवेलेबल attributable to equity shareholders कितना? 5 लाख। ओके, therefore step 3 earning पर कैपिटल, पर रूपी कैपिटल। कितना अर्निंग्स? 5 लाख, 9,35,000। तो ये कैपिटल 9,35,000 के लिए अर्निंग है 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 9,35,000, 0.534। तो 0.534 क्या हुआ? अर्निंग पर कैपिटल हो गया। बस, बाकी कुछ नहीं है। स्टेप 4 बेसिक ईपीएस। कैटेगरी फुल्ली पेड शेयर्स, मतलब 2 ईपीएस निकालेंगे। यस, बेसिक ईपीएस ही 2। फुल्ली पेड शेयर्स हाउ मच? फुल्ली पेड शेयर्स होगा ₹10 into 0.534, 5.34 रुपीज। और पार्टली पेड वो कितना है? ₹6 into 0.534, 3.21। ओके, तो
तो आई थिंक बेसिक ईपीएस की इसके अलावा आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और इसका कॉन्सेप्शन से आप लोगों को कवर भी हो गया, बिकॉज मैंने आपको आउटस्टैंडिंग शेयर दिखाया, मैंने आपको पब्लिक इशू, बाईबैक, बोनस, राइट बाइफर्केशन सिखाया, इवन पार्टिसिपेट शेयर को कैसे हैंडल करते हैं वो भी दिखाया। अब थोड़ा आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स। पहले ये बताइए ये डाइल्यूटेशन क्या है? डाइल्यूट मतलब मेरा जो अर्निंग है, क्या फ्यूचर में ये अर्निंग रहेगा ना फ्यूचर में अर्निंग डाइल्यूट हो जाएगा? आप लोग बोलिएगा सर डाइल्यूट तो हो ही सकता है अगर अर्निंग फॉल करे, लेकिन मैं अगर मानता हूं अर्निंग मेरा कांस्टेंट है तब भी डाइल्यूट हो सकता है। कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरा बढ़ गया तो सर फ्यूचर में अगर शेयर तो बढ़ ही सकता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं आज का डेट में जानना चाहता हूं फ्यूचर में मेरा मतलब मेरा आज का अर्निंग के सिचुएशन में आज जो कमाता हूं, क्या फ्यूचर में वही अर्निंग अगर मेंटेन रहता है, मेरा जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने ऑलरेडी इशू कर चुका हूं, क्या उस कारण के लिए फ्यूचर में कोई मेरा अर्निंग का डाइल्यूट हो सकता है? अर्निंग का मतलब पर शेयर अर्निंग का डाइल्यूशन, टोटल अर्निंग का डाइल्यूशन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या इज इट पॉसिबल ड्यू टू माय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट इन माय बैलेंस शीट, ऐसा क्या है जिससे फ्यूचर में इक्विटी शेयर बढ़ सकता है? यस, बहुत सारा आइटम्स है, 4 का नाम मैं बोलूंगा, बाकी आप लोगों को सुनने में हजम नहीं होगा। एक, आपने प्रोबेबली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दिया। उस कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू का मतलब जानते हैं? फ्यूचर में एक स्पेसिफिक साल के बाद, 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका डिवेंचर कन्वर्ट होके क्या होगा, उसको आप पेमेंट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना देंगे। तो देखिए बिना कारण आपका इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। दूसरा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, 5-6 साल बाद प्रोबेबली वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, वो शेयर्स कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर बन जाएगा। बाबा क्लियर? थर्ड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब आप जानते हैं आपने ऑलरेडी ऑप्शन डिक्लेयर कर चुके हैं, फ्यूचर 5-6 साल के 3 साल वेस्टिंग पीरियड के बाद आपका शेयर बढ़ जाएगा विदाउट टेकिंग एनी रिसोर्स। और चौथा, कंपनी कभी उसका इंस्ट्रूमेंट बेचने के लिए शेयर वारंट अटैच कर देता है, मतलब डिबेंचर का साथ शेयर वारंट इशू हो जाता है। शेयर वारंट का मतलब शेयर में अधिकार। क्या अधिकार? प्रॉफिट में अधिकार देता है, बोलता है ना। शेयर वारंट का मतलब है, डिविडेंड वारंट का मतलब जानते हो? डिविडेंड वारंट का मतलब है डिविडेंड में अधिकार, शेयर वारंट का मतलब है शेयर में अधिकार। कैसे मिलेगा? कंपनी आपको फ्यूचर में और बोल रहा है आपने जो डिवेंचर लिया है तो ठीक है, मैं आपको अधिकार दूंगा फिर से कुछ शेयर खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड वारंट। तो ये डिविडेंड शेयर वारंट ये भी आपको इशू किया जाता है। एक शेयर वारंट से क्या होता है? शेयर वारंट से मुझे फ्यूचर में कंपनी से कंपनी का शेयर में सब्सक्राइब कर सकता हूं, ये जो अधिकार दैट इज कॉल्ड शेयर वारंट। तो शेयर वारंट इज अ इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से जो इसको होल्ड करता है उसको अधिकार मिलता है फ्यूचर डेट में कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो इससे मेरा क्या अर्निंग चेंज होगा ना, अर्निंग क्या इंपैक्ट होगा नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है मेरा नंबर ऑफ शेयर फ्यूचर में बढ़ जाएगा। यस, तो मैं देखना चाहता हूं ऐसा बहुत सारे पोटेंशियल आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल शेयर्स मेरे पास है, मतलब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मेरा है। पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? आज के डेट में नहीं है, फ्यूचर डेट में हो सकता है। तो फ्यूचर डेट में जैसे ही होगा, ये मेरा जो टोटल अर्निंग 5 लाख अगर कांस्टेंट रहता है तो मेरा अर्निंग पर शेयर फॉल करेगा। मैं एग्जांपल बताता हूं, आज का डेट में 5 लाख रुपए आपका इनकम है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर है 10,000 1 लाख, मुझे बोलिए तो अर्निंग पर शेयर कितना है? 5 रुपए। एम आई करेक्ट? 5 लाख रुपया मेरा टोटल अर्निंग है। आज के डेट में अवेलेबल इक्विटी शेयर्स है मेरा 1 लाख, तो 5 शेयर मेरा अर्निंग कितना है? 5।
उसी डेट में बैलेंस शीट में मेरा कुछ डिवेंचर से जो जिसके लिए जो मुझे फ्यूचर में उस डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में तब्दील करना है, जिसके लिए टोटल इक्विटी शेयर मेरा फर्दर इशू होगा कितना, 1,00,000। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ आपका, 2,00,000 रुपीज, 2,00,000 शेयर सबका हो जाएगा। अगर अर्निंग चेंज सेम रहता है, जाहिर सी बात है यहां पर अर्निंग सेम नहीं रहेगा, बिकॉज डिवेंचर का इंटरेस्ट भी तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं अर्निंग भी आपका थोड़ा बढ़ चुका है, बस नहीं बढ़। अच्छा, आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर हटाते हैं, शेयर वारंट रखते हैं। तो कंपनी ने लोन लिया था, उसके लिए कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया था। तो 2 साल के बाद शेयर वारंट क्या होगा, जिसके पास शेयर वारंट है कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करेगा। तो पोटेंशियल क्या हुआ, 1,00,000 था मेरा, और ये वारंट के लिए फ्यूचर में 1,00,000 शेयर और एडिशनल आ सकता है। तो मुझे ये बताइए टोटल शेयर कितना हो सकता है इन फ्यूचर। तो पोटेंशियली कितना हो सकता है, पोटेंशियली हो सकता है 2,00,000 शेयर्स। मेरा अगर अर्निंग 5,00,000 रुपए में ही कांस्टेंट है, तो 5,00,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 रुपया कितना होगा, 2.5। तो मेरा पहले अर्निंग था 5 पर शेयर। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ माय पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर में अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो सकता है, कम हो सकता है। इसी डाइल्यूशन को दिखाने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए मुझे डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज करना पड़ता है। और यही डाइल्यूटेड डीपीएस कैसे दिखाओगे, उसी के लिए मुझे ये वीडियो 2 में हम लोग देखेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। चलिए आ जाते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग के ऊपर काम करने के लिए। इसका कॉपी प्रोबेबली आपका लिए हो चुका है। चलो मोछे, तो पहली आ जाता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ पोटेंशियल शेयर रहता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ देयर इज एनी potential equity shares in your capital structure, then diluted earning per share का चांस है। अगर आपका इक्विटी बेस में, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ऐसा जो 4 इंस्ट्रूमेंट बोला वो 4 इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो आप कंफर्म रहिए आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना नहीं होगा। चलिए देखते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स, DEPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी holders after adjustment of diluted earnings। इसका मतलब मेरे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, जो एग्जांपल में देने वाला था, तो आज डिवेंचर के लिए मुझे डिवेंचर इंटरेस्ट देना पड़ता है। फ्यूचर में क्या डिवेंचर के लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तब तो डिविडेंड मिलेगा, मतलब सर मेरा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग बढ़ जाएगा नेचुरली। मुझे अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है तो इंटरेस्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मेरा अर्निंग
शेयर्स बढ़ रहा है वैसे ही मेरा अर्निंग भी बढ़ सकता है, नेसेसरी नहीं ऑलवेज बढ़ेगा। शेयर वारंट में कोई नहीं, कुछ नहीं बढ़ता है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होता है, न्यूमरेटर कुछ नहीं होता है। न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर, ये डिनो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ordinary share after conversion of POS। आपको बार बार क्वेश्चन में POS मिलेगा। POS का फुल फॉर्म पोटेंशियल, मतलब फ्यूचर में हो सकता है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। आप लोग देखिएगा, जो लोग पोटेंशियल है वो गाली बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब फ्यूचर में इसका कुछ होने का चांस है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, ओके। मतलब आपका तो बेसिक ईपीएस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो छोड़ के भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनली आपको करना पड़ेगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये दो तरीके से होगा, क्या, इफ सिंगल काइंड ऑफ पोटेंशियल शेयर्स, मतलब मैंने आपको 4 आइटम बताया ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, शेयर वारंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अगर एक ही रहता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं है, शेयर वारंट नहीं है, तो ये केस, इफ मोर देन वन काइंड ऑफ POS, तो पहले काम सिंगल में लेके करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब आप खोज के निकालिए बैलेंस शीट से अगर इंफॉर्मेशन से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरा पोटेंशियली इक्विटी में कन्वर्ट होगा इन फ्यूचर। 6 आइटम दिया है तो 6, मतलब इक्विटी, शेयर कैपिटल है, लोन है। हर लोन क्या कन्वर्टेबल होता है, जो लोन कन्वर्टेबल है उसको ही लेंगे, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बनता है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, टिक मारो। 2, calculate adjusted earnings after conversion। Step 3, अर्निंग को एडजस्ट करो, बिकॉज आपको तो एग्जिस्टिंग ईयर का अर्निंग में ही कैलकुलेट करना है, तो अर्निंग को एडजस्ट करो। अगर कन्वर्ट करता हूं तो उसका इंपैक्ट अर्निंग में क्या पड़ेगा, कैलकुलेट एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्शन। जैसे शेयर भी बढ़ेगा वैसे इनकम भी बढ़ेगा, तो दोनों आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 3 स्टेप। 4, कंप्यूट एडजस्टेड
ईपीएस कैसे होगा? स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 3। If step 4 greater less than basic EPS, मतलब ये कैलकुलेट करने के बाद अगर एडजस्टेड ईपीएस मेरा बेसिक ईपीएस से कम होता है, रिपोर्ट adjusted EPS as diluted EPS। इसका मतलब डिवाइड करने से ही आप नहीं बोलेंगे मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है, लेकिन तभी बोलेंगे अगर बेसिक ईपीएस से एडजस्टेड ईपीएस कम होता है, तभी तो डाइल्यूशन का मतलब हुआ। डाइल्यूशन मतलब कम हो जाना, लेकिन किसी कारण के लिए अगर ज्यादा हो जाता है, इफ स्टेप 4 मोर देन, मतलब आपने जो एडजस्टेड ईपीएस कैलकुलेट किया हुआ कैलकुलेटेड फिगर अगर ज्यादा हो जाता है क्या बेसिक ईपीएस से, क्या लिखोगे? डू नॉट रिपोर्ट डाइल्यूटेड ईपीएस, बिकॉज डाइल्यूटेड ईपीएस हुआ ही नहीं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस तब होगा अगर आपके पास पोटेंशियल शेयर है, पोटेंशियल शेयर होने से भी नहीं होगा। और अगर मेरा अर्निंग फॉल करता है, एडजस्टेड अर्निंग मेरा अर्निंग पर शेयर मेरा बेसिक ईपीएस से फॉल करता है, तभी मैं रिपोर्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं रिपोर्ट करूंगा। क्या लेकिन सर इसके लिए ये सब स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? यस, ये करने के बाद ही हम बोल सकते हैं यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फर्स्ट काम होगा आपको ईपीएस बेसिक ईपीएस करना, उसके बाद आप डाइल्यूटेड ईपीएस करेंगे। क्यों पहला काम आपका बेसिक ईपीएस करना? बिकॉज आपको तो कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लीजिए, वेरी इजी। हाँ, जानते ही हूं, धीरे से पढ़ो, एकदम कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ टेक्निक, एकदम फुल टॉस। 15 में 15 मिलना कोई मैटर नहीं है इसमें। कॉर्पोरेट में मतलब ये अकाउंट्स सब्जेक्ट में इस बार आप लोगों को इतना नंबर मिलेगा आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। बाप रे बाप, बिलीव रखो, ठीक मिलेगा। आप लोगों का सिलेबस थोड़ा हिलने दो, आप लोग खुद बोलेंगे। इसके बाद ही तो मैं होल्डिंग शुरू करूंगा। सबसे इजी सब्जेक्ट, इजी चैप्टर रहेगा। 12 प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाहर कुछ करना नहीं पड़ेगा, वही आएगा। चलो जी, चलिए। प्रॉब्लम नंबर 8, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 8? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दिया है करंट ईयर में 80 lakhs। ओके, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बोल दिया है, नंबर ऑफ 8% कन्वर्टेबल, क्या हुआ? दरा अच्छा, गलती हुआ मुझसे, ठीक है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 8 लाख, ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग शेयर्स 20,000, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 10 lakhs। ओके, टैक्स रेट 40%, डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स। नो इशू, करते हैं। अच्छा, पहला काम स्टेप 1 बेसिक ईपीएस। अर्निंग्स attributable
equity shareholder divided by weighted average number of shares। यहां पर अर्निंग बोल दिया है कितना, 8 लाख, और मेरा ऑर्डिनरी शेयर है 1 लाख ना 20,000। तो क्या हुआ, ₹40। तो बेसिक ईपीएस आ गया ₹40। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, मतलब जो फ्यूचर में कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर बन सकता है। यस यस सर, 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर, 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ₹10 lakhs, 1 lakh ना 10 lakhs। Step 3, adjusted earnings attributable to equity shareholders after conversion। इंटरेस्ट, चलो अर्निंग्स कितना, आफ्टर टैक्स 8 लाख प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट। अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, डिवेंचर इंटरेस्ट। देखिए बेटा, डिवेंचर इंटरेस्ट जो फिगर है मैं किसके साथ ऐड कर रहा हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स के साथ। एग्री? अगर मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स के साथ ऐड करने वाला हूं तो ये फिगर भी मुझे आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। यस सर। तो 10% ऑन 10 lakhs, ये तो बिफोर टैक्स इंटरेस्ट है, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स बेनिफिट आइटम, टैक्स डिडक्टेबल आइटम, उससे मेरा टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स कम हो जाता है। तो आफ्टर टैक्स में क्या होगा, 1 माइनस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी तो किए थे, डिवेंचर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस की, केडी इंटू 1 माइनस की, बिकॉज उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है इसलिए। तो 1 लाख 10% का 10% इंटू 0.7, why 0.7, 1 minus tax rate is 30%, that is, बाबा आप लोग तो डेंजरस है, 1 minus 0.3, that is equal to 1 lakh into 0.6, 0.7, तो 17,000 आपका नेट सेविंग्स। तो एडजस्टेड अर्निंग कितना होगा, $8,70,000। एडजस्टेड अर्निंग क्या होगा, अर्निंग्स 8,70,000। स्टेप 4, एडजस्टेड ऑर्डिनरी शेयर्स, एडजस्टेड ऑर्डिनरी शेयर्स, earnings, outstanding shares, मतलब weighted average, जो यहां पर करने के लिए हम लोग ने निकाले थे 20,000, एंड नंबर ऑफ additional shares
आफ्टर कन्वर्शन। देखो क्वेश्चन में दे दिया है 10,000। स्टेप 5, adjusted EPS। 8,70,000 whole divided by 30,000। 8,70,000 whole divided by 30,000। 29। तो आप देखिए पहले अर्निंग पर शेयर बेसिक ईपीएस कितना था 40। कन्वर्शन होता है नहीं हुआ है तो बाकी है तो 29। क्या मैं बोल सकता हूं डाइल्यूटेड हुआ है? अगर 29 की जगह 49 होता तो क्या बोलता? डाइल्यूट हुआ ही नहीं। तो अगर डाइल्यूटेड नहीं होता है तो क्यों मैं उसका रिपोर्टिंग करूंगा? स्टेप 6, एडजस्टेड EPS ₹29 is less than basic EPS ₹40। Therefore diluted EPS क्या रिपोर्ट करोगे? ₹29। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 गलती से लिख दिया था, 7 इसी के ऊपर है। तो स्टेप 1 मेरा बेसिक ईपीएस पहले निकाल लीजिए। स्टेप 2 सर बेसिक ईपीएस में वेटेड एवरेज, हाँ जैसे आपने पहले वीडियो में सीखा था वैसे ही करेंगे। स्टेप 3 में भी सेम। स्टेप 4 में, स्टेप 2 में आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या आपका बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ आइटम है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का चांसेस दिया जाता है। यस, उसी का ही नाम होगा पोटेंशियल शेयर्स। आपका सिलेबस अंतर्गत कितना हो सकता है? कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट्स एंड एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस। स्टेप 3, एडजस्टेड अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल। कन्वर्शन होने से ऑटोमेटिकली मेरा अर्निंग में इंपैक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट, अगर डिवेंचर कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर होता है तो नेचुरली मुझे डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देने से अर्निंग बढ़ जाएगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड भी बच जाएगा, उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बच जाएगा, अल्टीमेटली मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा। शेयर वारंट, शेयर वारंट मेरे अर्निंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं इंपैक्ट रखता है। तो यहां पर अगर शेयर वारंट होता तो 8 लाख प्लस 0, बिकॉज कोई इंपैक्ट नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अगर एम्प्लॉय एक्सरसाइज करता है तब सवाल आता है, अदरवाइज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में तो मेरा कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है ना, तो उसके ऊपर अर्निंग का क्या इंपैक्ट होगा? 0। तो कुछ आइटम के लिए इंपैक्ट आएगा, कुछ के लिए नहीं आएगा। स्टेप 4, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना रिवाइज होगा, चेंज कितना होगा? एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज शेयर्स प्लस कन्वर्शन से जितना होगा 30। एडजस्टेड ईपीएस, एडजस्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाय एडजस्टेड ईपीएस करने से आपका हो जाएगा। स्टेप 6, एडजस्टेड ईपीएस का मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस करने के लिए देखना पड़ेगा कि यार एडजस्टेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम है, अगर कम है देन वही एडजस्टेड ईपीएस मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस बनेगा, अदरवाइज नो। चलिए देख लीजिए अच्छी तरह से।
सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। 7 गया था ना, अच्छा थोड़ा मैंने गलती लिखा होगा, दरो पहला क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 वहां पर था, सॉरी मैंने ही गलती किया है, गलती मतलब नंबर में गलती, 8 मतलब ये जो अभी कर रहा था 8 नंबर था, उसके बाद 9 नंबर आएगा। ये 8 नंबर था, गलती से फिर से 7 लिख दिया था। जो क्वेश्चन कर रहा था वो 8 नंबर का ही था, अब 9 नंबर का कराऊंगा। स्टेप 1, बेसिक ईपीएस, that is profit after tax। ओ चलिए, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, whole divided by weighted average number of shares। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है, 80 lakhs, लेस टैक्स रेट 30%, 24 lakh। $56 lakh profit after tax, less pref dividend। कितना प्रेफ डिविडेंड है, प्रेफ डिविडेंड 8% ऑफ, अच्छा 8% ऑफ 1 लाख प्रेफरेंस शेयर था, इंटू ₹10 ईच, कितना 8% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख इंटू 10, 8 करके कितना होता है, 10 लाख के ऊपर 8%, 8 लाख, हाँ 100 करो तो 100 लाख का 8%, 8 लाख, लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% अगर मैं मान के चलता हूं तो हेल्प दिया भी है 80,000। तो अर्निंग्स कितना, अवेलेबल एट्रीब्यूटेबल $56 minus 8 lakh minus 80,000, 47 lakh 20,000। Done। Weighted shares, यहां पर कोई पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू नहीं है, तो जो शेयर है वही ले लेते हैं, दैट इज 2 लाख शेयर्स।
20 लाख शेयर्स, सॉरी। तो क्या होगा, बेसिक ईपीएस 47 lakh 20 by 20 lakhs, 4720 divided by 20 0, 2.36 rupees, 2.36। आपको चेक करना पड़ेगा डाइल्यूटेड और नॉट। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। कुछ है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स? यस, कन्वर्टेबल preference shares into 1 lakh into 10 lakh equity shares। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है जो कन्वर्ट होकर 10 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, ऐसा है, वी हैव आइडेंटिफाइड। स्टेप 3, एडजस्टेड अर्निंग। अर्निंग्स अवेलेबल $47,20,000 and preference dividend प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मतलब अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बन जाता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको नहीं देना पड़ेगा। तो कितना आपका सेविंग्स हो सकता है? 8 लाख। आपको कहां से मिला? ऊपर में मैंने करके रखा था, 8 लाख प्लस 80,000। आपको तो डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो नेचुरली कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो 8 लाख 80, इट इज योर सेविंग्स। अर्निंग्स अवेलेबल, ये भी आफ्टर टैक्स है और ये फिगर भी आफ्टर टैक्स ही फिगर है। तो कितना होगा? 56 lakhs। स्टेप 4, adjusted number of weighted average shares। एग्जिस्टिंग, कितना एग्जिस्टिंग शेयर्स? एग्जिस्टिंग शेयर्स था आपका 20 lakhs शेयर्स प्लस पोटेंशियल 10 lakhs, कन्वर्शन होने से 30 lakhs। स्टेप 4, 5, adjusted EPS 56 lakhs whole divided by 30 lakhs। 56 divided by 30, 1.86। पहले आपका अर्निंग पर शेयर कितना था? 2.36। अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है, अर्निंग अगर सेम रहता है तो उसका इंपैक्ट होगा 1.86। Therefore, step 6, basic EPS
rupees 2.36 is more than adjusted EPS rupees 1.86. Therefore, diluted dilution of our EPS. Therefore, diluted EPS equal to rupees 1.86. करिए। तो मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर में भी आपको दिखाया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में भी आपको दिखाया। थोड़ा कॉपी कीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के छोड़ के 10 करेंगे, जहां पर सिर्फ शेयर वारंट है। देखते हैं, कॉपी कीजिए। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। Now question number 10. जहां पर शेयर और वारंट है, तो क्या करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? अर्निंग्स, वहां पर अर्निंग्स अवेलेबल बोल दिया है, मतलब ये पार्ट करना नहीं पड़ेगा। चलो जी, that is equal to earning 10 lakhs whole divided by weighted number of share कितना? Weighted number of shares, weighted number of shares 20,000, 2 lakh, that is equal to rupees 5 per share.
₹5, हाँ पर शेयर, ठीक ही तो। स्टेप 2, adjusted identification of what? Identification of potential इक्विटी शेयर्स। यहां पर शेयर वारंट है, शेयर वारंट कितना शेयर का पोटेंशियलिटी रखता है? शेयर वारंट रखता है 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। स्टेप 3, एडजस्टेड अर्निंग्स। Earnings attributable is how much? 10 lakhs. And इंक्रीमेंटल अर्निंग, आपका कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होगा। शेयर वारंट तो ऐसे सो रहता है, 5 साल बाद वो बोलता है मुझे शेयर चाहिए, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर नहीं है जिसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है हर साल, तो ये ऐसे ही रहता है। 5 साल बाद ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या 3 साल बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए अर्निंग में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नो। एग्जिस्टिंग आपका कितना शेयर था? एग्जिस्टिंग आपका 2 लाख शेयर था। पोटेंशियल शेयर वारंट 1 लाख, टोटल 3 लाख। एडजस्टेड ईपीएस क्या होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 lakhs, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 3 lakhs क्या होता है? 3.33। तो स्टेप 6, बेसिक ईपीएस 5, एडजस्टेड ईपीएस 3.33, मतलब डाइल्यूशन हुआ है। यस सर, ₹3.33। मतलब अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में सिंगल रहता है, सिंगल क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर सिंगल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर रहता है तो हम लोग इसी तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डाइल्यूशन भी आता है। मुझे लग रहा है इस बार के लिए एक से ज्यादा नहीं आएगा, तो यहां तक हम लोग कवर कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम सिर्फ उठा लिया है तो प्रॉब्लम नंबर 11 में करके रखूंगा, मतलब एक से ज्यादा अगर रहता है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा वो सिचुएशन को। चलिए, तो यहां तक कवर हुआ। लास्ट पड़ाव कर रहा हूं एकदम, दैट इज more than one kind of potential ordinary shares। इसका तरीका थोड़ा अलग है, एक बार देख लीजिए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई
the potential ordinary shares. Step 2, calculate incremental EPS, that is incremental earnings whole divided by incremental shares. Step 3, rank the potential shares. मतलब अगर एक कैटेगरी का शेयर्स है तो ठीक है, एक से ज्यादा अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर रहता है तो थोड़ा रैंक करना पड़ेगा, किसको पहले किसके बाद में. रैंक on the basis of least incremental EPS. Step 4, test for dilution. ये 4 स्टेप से हो जाएगा. ओके, इजी स्टेप है, फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम. ये नोट्स आपके पास है. स्टेप 1, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स. दो आइटम है ए बी. पहला आइटम का नाम है कन्वर्टेबल डिबेंचर. कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट होके कितना इक्विटी शेयर होगा? 10,000 इक्विटी शेयर्स. दूसरा है शेयर वारंट्स. कितना शेयर वारंट्स? शेयर वारंट्स 5,000 shares. Step 2, incremental earnings divided by, अच्छा, incremental EPS कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज incremental earnings by incremental shares. तो पहले आ जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर. कितना? कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो नेचुरल जाहिर सी बात है क्या आपको ये नहीं देगा, इंटरेस्ट नहीं देगा. तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना मिलता था. 10% ऑन 10 lakhs इंटू
30%, सॉरी टैक्स रेट कितना परसेंट है, टैक्स रेट 40% है, तो आफ्टर टैक्स इम्पैक्ट 60% होगा। 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल, तो आफ्टर टैक्स कितना खर्चा मेरा नेट खर्चा होता है 60%। क्यों 60%? 1 माइनस 0.4 टैक्स रेट 60,000, होल डिवाइडेड बाई कितना शेयर में कन्वर्ट होगा 10,000, दैट इज इक्वल टू ₹6 पर शेयर। तो ये था कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए। बी शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स के लिए कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग है? नो सर। अगर शेयर वारंट के लिए कोई इंक्रीमेंटल वार्निंग नहीं है तो 0। कितना शेयर वारंट में शेयर कन्वर्ट होगा 5,000, दैट इज इक्वल टू 0। पर शेयर। अगर रैंक करता हूं, सबसे कम इंक्रीमेंटल अर्निंग किसका हुआ? शेयर वारंट का, उसके बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का। सो दैट इज अ रैंकिंग। मतलब मैं जब टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन करूंगा किसको पहले लूंगा, इसको ना इसको, तो ये जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इंक्रीमेंटल अर्निंग। याद रखिएगा ये रैंकिंग जरूरी है अगर मोर देन 1 शेयर है। अगर मोर देन 1 शेयर नहीं है तो ये रैंकिंग का कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर में मोर देन 1 शेयर दिया है तो 100% जानिए आपको इंक्रीमेंटल ईपीएस से करना पड़ेगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टेप 3 टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या दिया है? particulars numerator that is earnings, denominator average number of shares, ratio मतलब EPS, diluted EPS। पहला ऑर्डिनरी शेयर, अर्निंग था कितना 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना था 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ा देखना पड़ेगा। 10,000 इक्विटी शेयर्स, ओके ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 20,000, फाइन। रेशियो कितना आएगा? इनका थोड़ा ज्यादा दे दिया, डिवाइडेड बाय 20 ₹50। ऐड। अब फर्स्ट कौन सा पोटेंशियल शेयर को ऐड करेंगे? अपने रैंक 1 किसको क्या? शेयर वारंट। अर्निंग कितना बढ़ेगा 0। अच्छा, डिनोमिनेटर कितना बढ़ेगा 5,000। 10 lakhs 25,000। तो क्या हो जाएगा? रेशियो चेंज होने के बाद क्या होगा? 10 lakhs डिवाइडेड बाई 25,000 40। तो बेसिक था ये, बेसिक
शेयर वारंट कन्वर्ट होने से आपका डाइल्यूशन हुआ 50 से 40 हुआ, प्लस रैंक 2 कितना आया, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कितना कन्वर्टेबल डिवेंचर, अर्निंग्स 60,000 मैंने करके रखा था तो इम्पैक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, कितना होगा 10,60,000, ये 35,000, तो 10,60,000 डिवाइडेड बाई 35,000, 30.28, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर ऐड करने से भी देखते हैं फिर से डाइल्यूशन हुआ है, तो और तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस है ₹30.28। बेटा इस पॉइंट में सिर्फ समझ लीजिए, मान लीजिए ये जगह 30.28 का जगह 40.28 आया, क्या बोले 30.28 की जगह 40.28 आया, डाइल्यूट हुआ, 50 से 40 डाइल्यूट हुआ, 40 से स्लाइटली बढ़ गया, डाइल्यूट तो नहीं हुआ, डाइल्यूट होगा तो 40 से कम होगा, ये तो 40 से बढ़ गया। तो याद रखना उस सिचुएशन में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐड करने के बाद जैसे ही ये सिचुएशन आ रहा है तो डाइल्यूटेड ईपीएस आप 30.28 रिपोर्ट नहीं करेंगे, ₹40 रिपोर्ट करेंगे एज डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब जब तक ये वैल्यू घटता जाएगा तब तक आप घटाते जाएंगे, घटाने के बाद डिक्रीज करने के बाद लास्ट जो पॉइंट में आपका डिक्रीज हो रहा है दैट इज आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। जैसे ही डाइल्यूटेड रेशियो रिवर्स स्विंग मार रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ट्रेंड आपका जब तक डिक्रीज करेगा, जब तक ये रेशियो फॉल करेगा तब तक आप लेंगे। जिस पॉइंट में रेशियो अपवर्ड हो जाएगा मतलब यही पॉइंट होगा आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। इसके बाद और ऐड करके भी कोई फायदा नहीं है, कंसीडर नहीं करने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर सर ये बढ़ जाता है तब उसको हम बोलेंगे सर शेयर वारंट के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस है लेकिन कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए डाइल्यूटेड नहीं है, एंटी डाइल्यूशन है। अगर एंटी डाइल्यूशन है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा? ये टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन से ही पता चलता है, अदरवाइज आप किसी भी हाल में नहीं आपको समझ में आएगा। बिकॉज यहां पर तो आप रैंकिंग करते हैं, किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है। रैंक 1 को पहले लिया, रैंक 1 को लेने के बाद उसका देखा है 40 आया, उसके बाद रैंक 2 को देखा सर घट के 30.28 आया है, मतलब डिक्रीज किया है, कर्व डिक्रीजिंग है। मान लीजिए इसमें और एक एडिशनल है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, करने के बाद देख रहे हैं सर 30.28 डिक्रीज होने के जगह वो क्या हो गया 32.28 हो गया। मतलब डायल कर्व यहां तक हुआ था 50, उसके बाद 40, उसके बाद 30.28, उसके बाद ही हो गया है 34.28। मतलब डाइल्यूशन की जगह प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल शेयर से क्या हुआ है, एंटी डाइल्यूशन हुआ है। एंटी डाइल्यूशन होता है तो उसका रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है इंडेक्स 33 में। तो जितना तक रिपोर्ट ईपीएस डिक्रीज करता है, रेशियो डिक्रीज करता है, सिर्फ लास्ट पॉइंट तक ही हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब ये क्वेश्चन में 40 से भी डिक्रीज हुआ है 30.28, तो इसको ही हम लोग मानेंगे क्या, डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस भी सिखा दिया दो फॉर्म में। एक फॉर्म जहां पर एक ही शेयर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, दूसरे जगह में मैंने आपको दिखाया अगर मोर देन 1 होता है तो क्या, मोर देन 1 3 भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 प्रोबेबली उसी के बेसिस में है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप कीजिए, लेकिन 2 तक नहीं होगा। लेकिन इज वेरी इंटरेस्टिंग, 2 करने के बाद आपको पता चलेगा एंटी डाइल्यूशन का इफेक्ट। 2 करने के टाइम आप देखिएगा पहले शेयर वारंट आएगा रैंक में, उसके बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर आएगा और प्रेफरेंस शेयर आएगा, उसके बाद
एंटी डाइल्यूशन होगा, मतलब पहले डिक्रीज करते करते उसके बाद रिवर्स स्विंग हो जाएगा, मतलब फिगर बढ़ जाएगा, तब हम लोग समझेंगे नहीं भाई यहाँ पर डाइल्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा अर्निंग पर शेयर इंड एस 33 कवर होता है। आप लोग अच्छी तरह से फिगर को देखिए, प्रॉब्लम को देखिए, घर में सॉल्व करिए। शंबर सर ने जो प्रॉब्लम दिया है उसको आप आराम से सॉल्व कीजिए, तो आपका टेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम है होल्डिंग कंपनी। तो प्रिपेयर योरसेल्फ। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों का पूरा कवर हो गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, इंड एस 1 कंप्लीट हुआ है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्लीट हुआ है, एंड इंड एस 33। मतलब ये तीनों में 5-5-5 करके ही आएगा, जो आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म। ईपीएस में एक शॉर्ट प्रॉब्लम तो रहेगा ही, कोई चांस ही नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आइदर थ्योरी रहेगा और क्वेश्चन ए रहेगा, प्रॉब्लम भी छोटा सेट कर सकता है मैंने जो किया है। और इंडेस 1 में तो स्ट्रेट वे थ्योरी आएगा, उसमें कोई इधर उधर का जगह ही नहीं है। ठीक है, जनरल स्टूडेंट, ऑनर स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए। एक बार देखने से नहीं है, टेक्निकली हाई लेवल का स्टैंडर्ड्स है, आप लोगों को सिलेबस में दिया है। डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सिलेबस जितना कवर करना है मैंने आपको कर दिया। और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता था, उतना हम लोगों ने नहीं लिया। सिर्फ कॉम्प्लेक्स में मैंने एक ही जगह रखा है, मोर देन 1 अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर आपका बैलेंस शीट में रहता है तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है, होपफुली आपका काम हो जाएगा। चलिए अच्छी तरह से पढ़ो। तुम लोग फोन भी नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, घर में बैठ के क्या करके भगवान जानते हैं, लूडो खेलते हो। चलो अच्छी तरह से लो, कवर करो। हाँ ठीक ही समझा। जिस पॉइंट में सर डाइल्यूशन उल्टा हो जाएगा, डाइल्यूट होने की जगह बढ़ रहा है, मतलब एंटी डाइल्यूशन। जो इंस्ट्रूमेंट ऐड करने से एंटी डाइल्यूशन होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। जितना तक डिक्रीज हुआ है उसी को ही हमको लोग मानेंगे, दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस, उसी को ही डाइल्यूटेड ईपीएस बोल के रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।